तारीख पे नजर डालें तो हमारे यहाँ सियासतदानों को जो है गद्दार करार दिया जाता रहा है। मोहतरमा फातिमा जना से लेके जो चला है तो मेरा ख्याल आज तक चल रहा है। भुट्टो साहब थे, अगर उनको वो मान लेते कहना कि पाकिस्तान छोड़ दें तो आज फांसी, आज उम्र जो उनकी तबाही होती जो अल्लाह मियां ने, तो वही उनकी होती, फांसी नहीं लगती। कुछ रहनुमा ऐसे होते हैं कि उन पर गैर एलानी होती है, यानी कि उनको सरकारें किसी कोर्ट में नहीं जा सकती उस पाबंदी को। तो परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी इल्जाम लगाते, परवेज मुशर्रफ कहते हैं और आम आदमी कहता है वो वही होता है साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब और इनसे जानेंगे। जावेद शाह साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आजकल जो सियासत में एक अरसे से हमारे यहाँ एक रुझान पाया जाता है गद्दारी के इल्ज़ामात और गद्दार करार दे देना किसी भी सियासतदान को। अगर हम माजी करीब से लेके आज तक की तारीख पे नज़र डालें तो हमारे यहाँ सियासतदानों को जो है गद्दार करार दिया जाता रहा है, इससे पहले भी और अब भी। और पार्टियों को साइडलाइन करने का जो अमल है, तो इलेक्शन पर इसके क्या असरात होंगे और किसी को इस तरीके से गद्दार करार दे देना जो है कहाँ तक, मतलब जो है आइन में इसकी क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है या ये किस तरह का अमल है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा हुसैन साहब। असल में पाकिस्तान में माजी बाईद में भी और माजी करीब में भी ये सिलसिला गद्दारी का एक चलता रहा और ये सिलसिला आज से नहीं है, यानी कि ये सिलसिला मोहतरमा फातिमा जना से लेके जो चला है तो मेरा ख्याल आज तक चल रहा है। मोहतरमा फातिमा जना को भी गद्दार कह दिया गया था उस वक्त के फील्ड मार्शल अयूब खान ने, जब सियासत में वो आए थे तो इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन की जब इंतखाबी मुहिम चलती है तो उसमें बाद ऐसे अल्फाज कह दिए जाते हैं जिनका कोई ग्राउंड नहीं होता, यानी कि मतलब आवाम को उकसाने के लिए या आवाम को बदजन करने के लिए किसी पार्टी से, तो उन्होंने उसको गद्दार करार दे दिया था कायदे आज़म की बहन को। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, फिर मुजीबुर रहमान गद्दार करार दिए गए, फिर नेशनल अवामी पार्टी वली खान ग्रुप के लोग जो थे उनको गद्दार करार दिया गया, फिर मौलाना मदूदी को भी एक ज़माने में गद्दार करार दे दिया गया था। अच्छा, इसका सब ग्राउंड ये होता है कि एक पार्टी है, पाकिस्तान बनने की उसने मुखालफत की और पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान के हिमायती हो गए कि भाई अब पाकिस्तान तस्लीम कर लिया उन्होंने। अब उनके माजी को आप खंगालेंगे तो वो कहेंगे कि ये माजी में ऐसे थे तो ये ऐसे करते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने तहरीक चलाई थी या ये था, मुखालफत में कायदे आज़म की थे। भाई इख्तिलाफ़ात थे उनके नज़रियाती कायदे आज़म से, मगर बाद में जब कायदे आज़म ने मुल्क हासिल कर लिया तो उनके हाथ मजबूत करने में लग गए या उनके साथ होकर नेशनल अवामी पार्टी जो थी वली खान, वो उस ज़माने में भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चल रहे थे, तो भुट्टो साहब ने उनके खिलाफ ये एक चलाया। एक असला पकड़ा गया था इराकी सिफारत खाने से, तो उसमें कहा था ये नेशनल अवामी पार्टी के लिए आया और फिर उसको पूरे पाकिस्तान में ट्रेनों में असला घुमाया, हर स्टेशन पे लोग आम आवाम के लिए रखा कि जनाब ये पकड़ा गया था। इसको हैदराबाद बगावत केस कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग, हबीब जालिब और फैज़ अहमद, बड़े बड़े लोग अंदर बंद कर दिए गए। तो ये भी एक तारीख की बात थी, मगर फिर वो बरी हो गए सब। ज़िया-उल-हक आए, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। ज़िया-उल-हक ने दूसरों को गद्दार करार दिया कि भाई ये गद्दार। तो अच्छा, मज़े की बात ये जो गद्दारों के बाद मैं मुख्तसर कर दूँ, उसको लिपेट दूँ बात को। गद्दार जो है, सब गद्दारों ने पाकिस्तान को मजबूत भी किया है, करप्शन के इल्ज़ाम भी उन पे लगे हैं, गद्दारी के भी लगे हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में एटम बम भी बनाया है गद्दारों ने। भुट्टो साहब को गद्दार कह दिया जाता है तो उन्होंने भी एटम बम में, इसी तरह उनकी पार्टी को कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी मुल्क के वफादार नहीं है, इस तरह के उन पर एटम बम बनाया। बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी, पाए तकमी पे पहुंचाया। धमाका नवाज शरीफ के टाइम पे हुआ, जो चोर हैं, मतलब इमरान खान साहब के बयानिए के मुताबिक। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जमायत उलमा हिंद जो थी उसका नाम पाकिस्तान में JUI हो गया। उन्होंने पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले, अब इनको फजल रहमान को बहुत बुरा भला कहा जाता है कि फजल रहमान यूँ हैं। अब वो तो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ तो बकौल इमरान खान के उनको डीजल भी कहा जाता है। इस तरह के रिमार्क्स दिए उन्होंने, तो ये भी रिमार्क्स पाकिस्तान में चलते रहते हैं।
भुट्टो साहब, असगर खां एक थे, एरमा तहरीक इस्तकलाल होंगे, उनको तो आलू कहते थे, गंजे थे वो तो आलू। तो इस तरह के रिमार्क चलते रहते हैं। मगर ये कि गद्दार कहना, मुल्क दुश्मन कहना, ये गलत चीज़ है। तो इसकी यानी कि हमेशा वो गद्दार साबित नहीं हुए, जिनको गद्दार कहा गया वो गद्दार नहीं थे दरअसल। इस सिलसिले को मेरे ख्याल हाँ, में ये नहीं कहना रोकना चाहिए, रोकना खत्म चाहिए। करना चाहिए। इस पे कानून में अदालत में कोई जाता ही नहीं, और अदालत में जब जाते हैं तो वहाँ साबित नहीं होता, बात आई गई हो जाती है, मगर वो बात कह दिया जाता है बस। अक्सर ऐसा भी हुआ। तो बस ये है, एक रवाज पाकिस्तान की सियासत में शुरू से ऐसा पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा आपका ये सवाल था कि किसी पार्टी को अलग थलग रखना, तो यहाँ बड़ा बड़ा सियासी जमातें, बड़ा बड़ा उनके साथ हाथ किया गया, और यानी कि फौजी जर्नलों ने भी किया, उनको हटाया, उनको कहा कि सियासत से आप अलग थलग हो जाएं। तो बाज़ाब्ता तौर पे ये कभी किसी ने किसी को नहीं कहा। अब भुट्टो साहब थे, अगर उनको वो मान लेते कहना कि पाकिस्तान छोड़ दें, तो आज फांसी, आज उम्र जो उनकी तबाही होती जो अल्लाह मियाँ ने, तो वही उनकी होती, फांसी नहीं लगती। मगर उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा, आवाम के खातिर कहें, कोई पैसे की खातिर तो आदमी जान नहीं देता। उन्होंने कहा मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, तो उनको फांसी लगा दी ज़िया-उल-हक ने। वो मुल्क छोड़ने पे उनको ऑफ़र मुतअद्दिद बार मिली। रियाजुल खतीब उस ज़माने के सफ़ीर थे सऊदी अरब के, वो आए। जासिम अब्दुर्रहमान उनका वो अपना क्या नाम है, वो शाह जो यासिर अरफात के उनके नुमाइंदे थे, और बहुत सारे कद्दाफ़ी के लोग, मगर वो नहीं गए मुल्क छोड़ के, वो अवाम के साथ डटे रहे। ये तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भाई उनको कहा नहीं, उनको कहा गया था कि बाहर चले जाओ, वो नहीं गए, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। इस तरह से उन्होंने फांसी का फंदा ले लिया अवाम के खातिर के लिए। इसी तरीके से बेनज़ीर को भी मना किया गया कि भाई आप ना आए, जला वतन वो रही, खुद साख्ता कहें, नहीं पाबंदी होती है बाकायदा उन पर कि आप ना आए यहाँ, ना आए। तो कुछ अरसे तक उसको साख्ता कहा, तो कोई लेटर नहीं दिया जाता कि भाई पाकिस्तान में कोई टाइप करके या इंटरनेट पे लेटर दे, नेट तो था नहीं ज़िया-उल-हक के ज़माने, तो उनको भी लेट बताया जाता था। कोई एक सब ऑफिसर कोई जाता था, वो बोलता था भाई उनको कह देना बीबी को पाकिस्तान ना आए। जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो को कहा था कि ना आए, और वो आ गए। बेनज़ीर ने भी उनको मना किया था, बेनज़ीर को 80,000 ने कहा था ये नहीं। मतलब ये कि कुछ रहनुमा ऐसे होते हैं कि उन पर गैर एलानिया होती है, यानी कि उनको सरकार, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकते उस पाबंदी को, पाबंदियाँ लगती रहेंगी। जी हाँ, जी हाँ। कि भाई अच्छा, वो अदारे जो थे पाकिस्तान की, जो सलामती के ज़ामिन अदारे हैं, वो अपनी दानिश में ये करते हैं कि इनके आने से मुल्क में शोरिश फैलेगी, या हंगामा होगा, या इनके कोई इम्कान है, कोई इनकी जान का दुश्मन है, या जानी इनको नुकसान होगा, या तो वो अपनी उस लहज में कहते हैं कि आप ना आएँ अभी। अब ये सियासतदान ये समझते हैं कि नहीं, ये रोका जा रहा है, ये हमें आर्मी और रोक रही है, या ये इस तरह की कहते हैं। जैसे बात चीज़ें, बेनज़ीर को भी इस मरतबा परवेज़ मुशर्रफ ने रोका था कि आप ना है, तो वो आ गई जिद में। तो यहाँ आके बेनज़ीर के साथ जो हुआ, वो भी तारीख एक है, उसमें सब पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तालिबान पे भी लगाया जाता है। कुछ कहते हैं कि उसमें परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते, परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं, और आम आदमी कहता है वो भाई वो जरदारी साहब ने मतलब मरवा दिया, ये करा दिया, के लोग, हाँ आस-पास के लोग। परवेज़ मुशर्रफ ने भी कह दिया था। तो ये सब इल्ज़ामात लगते रहे, इसमें कोई सदाकत नहीं हुई। उनका भी केस चला, उनके दौर में भी चला, आसिफ जरदारी के हुकूमत के, उसमें भी बाद में भी कोई रिज़ल्ट बरामद नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे अंधे कत्ल होते हैं, और इसमें पता नहीं चलता। लियाकत अली खान का आज तक इस तरह की वारदातें जो होती हैं ना, इसमें पता नहीं चलता, और ये तहकीकातें होती रहती हैं। अच्छा, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का जिक्र किया, यहाँ मैं चाहूँगा कि आप तारीख़ के हवाले से कुछ इस पर रोशनी डालते हुए बताइए कि क्या आप ये समझते हैं कि उसमें जो कौम है, हमारी पाकिस्तानी कौम भी और उनकी अपनी भी जमात के जो लीडर थे, जो साथी थे, क्या उनका भी कसूर है कि कोई किसी ने भी जो है इस किस्म का कोई जो है उनको छुड़वाने के लिए, या इस किस्म के कोई एहतजाज, या कोई ऐसे किसी फोरम पे कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई जिसकी वजह से? ये तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नौजवान था उस टाइम पे, तो जितनी जद्दोजहद उस ज़माने के हिसाब से लोग कर सकते थे, क्योंकि ना नेट था, ना कोई ऐसी मोबाइल फ़ोन थे, ना कोई सोशल मीडिया था। उन्होंने इतनी कुर्बानी दी पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने। मैं समझता हूँ ये जो आज ज़रा सी एक छड़ी मारने पे, और ज़रा सा एक दब उनको सिंधी में कहते हैं उनको दी,
तो वो सब फिर गए फिर गए सारे। सारे, यानी कि बड़े बड़े बुनियादी कारकुन जो तहरीक इंसाफ के थे वो फिर गए, इससे ना जद्दोजहद से अलग हो गए। जो बुनियादी लोग भी थे उसमें बड़े बड़े नाम हैं, तो उन सबको ये नहीं कहा कि सबको ये कहा कि भाई तुम्हारी ये टांगे चीर देंगे या तुम्हें मार देंगे या फलाना कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे। चंद एक को कहा होगा, मगर ज़्यादातर लोग साथ छोड़ गए, यानी कि निकल गए। पीपल्स पार्टी के दौर में कारकुनान को मैं कहूँगा फांसियाँ भी लगी हैं, कोड़े भी लगे, कब्रें मौजूद हैं आपकी मलेर में भी, कब्रिस्तान में मौजूद है कब्रें, पूरे कराची में हैं, पंजाब में भी आप जाएं, पंजाब लाहौर शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी इदरीस तूती पत्नी क्या क्या नाम है उनको फांसी, औरतों को सजाएं लगी। कोड़े तो मैं समझता हूँ इतने लगते थे उस ज़माने में फौजी ज़ियाउल-हक, मगर वो लोग जितनी जद्दोजहद कर सकते थे अपने लेवल पे उस करते दौर के थे, हिसाब से। उस दौर के हिसाब से अपने को नजर आतिश तक किया लोगों ने, पेट्रोल डाल के आग भी लगाई। मैं कहता हूँ इतनी अच्छी उनकी जद्दोजहद की, इतनी ज़्यादा तहरीक चली पूरे पाकिस्तान में, पेशावर में भी, पख्तून इलाकों में भी, हर जगह। मगर आर्मी मार्शल्ला था, सख्त तरीन मार्शल्ला किसी ने नाम सुना है, आज मार्शल्ला नहीं देखा। अगर ये उस दिन जो ऐसा जिसको बगावत कहा जा रहा है, वो राना सनाउल्लाह बगावत कह रहे थे 9 मई को, तो जो भी हुआ, अगर उस दिन आर्मी चीफ गुस्से में आके मार्शल्ला लगा देते, फिर देखते आप मार्शल्ला क्या होता, तमाम कानून सल्ब हो जाते हैं, अदालतें बंद हो जाती हैं, ना कोर्ट में जाके कोई बोल सकता है। समरी अदालतें कायम होती हैं, एक मेजर कर्नल बैठा होता है, वो फैसले लगाता है, इसको 3 साल कैद, उसको 5 साल कैद, उसको 20 साल कैद और 15 कोड़े, ये होता है। वो फ़ौरन आपका मकान है उसकी दरखास्तें लोग दे के लेके जाते हैं, जो सालों ये अदालतों में नहीं छूटता ना मकान, वो 3 दिन में जाता था, वो सिपाही गाड़ी लेके, फौजी गाड़ी, वो मकान खाली करो, इसको कुंजी दो। ऐसे भी वाक़यात हुए उसमें, हमने खुद 3 दिन जाते थे और 3 दिन के बाद फैसला हो जाता है। तो ये समरी कोर्टें लगती हैं, उसमें फैसले होते हैं, सजाएं दे दो, मौत की सजा दे दो, इसके इस तरह के फौरी फैसले। फौरी फैसले हुए। तो ये तो माशाल्लाह नहीं लगा, ये तो एक हमारे शरीफ उल नफ्स मैं कहूँगा सपह सालार हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने इतने गंभीर सूरत-हाल के बावजूद भी पाकिस्तान उसको बहुत ही अक्लमंदी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की ये बदअमनी जो हुई 9 मई है, इससे पहले भी पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-हाल है और मुल्क की सूरत-हाल बेहतर नहीं है, इक़्तिसादी भी सूरत-हाल। पीडीएम बिल्कुल फेल हो गई है, पीडीएम ने महंगाई का तूफान खड़ा किया, महंगाई में चक्की में आवाम को पीस दिया है। पीडीएम की नाहिल हुकूमत IMF से अभी तक कोई पैसे नहीं ले सकी, मैं ये समझता हूँ। तो ये नाहिली उनकी कहलाई जाएगी। हम किसी को बड़े बड़े इसमें भी इसहाक डार जैसे बड़े बड़े माहिरीन मौजूद है, खैर वो कहते हैं हमें सांस लेने नहीं दिया, मगर सांस लेने उनका एक सारे मुख्तलिफ नज़रियात के लोग इकट्ठे हो गए जी। तो बस इस बुनियाद पे तो ये अभी मैं समझता हूँ कि इस मसले पे कि पीडीएम ने ये नहीं किया या ये जो जद्दोजहद तो भुट्टो साहब के हवाले से जो आपने कहा, मैं कहता हूँ बहुत हुई आवाम, मगर इतनी सख्ती थी आर्मी की, मार्शल लगा था, सिविल हुकूमत नहीं थी कि जुलूस निकलने की पाबंदी थी, हर तरह की पाबंदी थी। तो उन्होंने जितनी कुर्बानी वो गरीब आवाम उस ज़माने की दे सकती थी उन्होंने दी। भाई उनकी लाश तक उठा के वहाँ से पिंडी से जो लाश लेके आए, तो वहाँ नमाज जनाजा में तो शरीक नहीं होने दे रहे थे लोगों को। हम गए थे खुद नए डेरों, तो वहाँ नमाज जनाजा वो दरिया के पुल के पास रोक दिया था। वो चंद लोग महदूद लोग थे, उनको जो महमूद अहमद भुट्टो ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, तो उनके चंद महदूद लोग थे, उनको उसकी सारे फौजी सिपाही थे, वो उन्होंने उनको दफनाया था। तो ये तो ज़ियाउल-हक का, ये तो आप कहते हैं फौज ने, तो यहाँ तो कुछ भी हुआ ही नहीं, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, नशर भी नहीं है उसका, जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ हुआ और MRD की तहरीक में है। उससे पहले भुट्टो साहब की शहादत पे हो बेनज़ीर ने जो भुगता जेलें हैं और जेलें काटी हैं, और जो ख़वातीन, हाँ भाई जो उनके साथ जो हथकंडे इस्तेमाल किए, फिस्तायत के जो हथकंडे होते हैं, असल तो वहाँ थे हथकंडे, अब तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस दौर में मैं ये बात कहूँगा कि इस मरतबा जो गिरफ्तारियाँ हुई, पहली मरतबा अशराफिया की गिरफ्तारी हुई, एलीट क्लास की गिरफ्तार हुई, तो उनको किसी की सिफारिश, वो जो इमरान खान कहते थे ना ताकतवर के लिए अलग कानून, कमज़ोर के लिए अलग कानून, आज उनके दौर में तो ये नज़र नहीं आया, मगर आज ये नज़र आ गया कि ताकतवर को भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पे भी नहीं छोड़ा। खतीजा शाह का केस इसकी गवाही देता है। आर्मी स्टाफ एक्स उनकी नवासी हैं और सलमान शाह वज़ीर ख़जाना की बेटी हैं,
और पता नहीं किस किस की। ये सब बड़े नारे नारे जो थे ये सब इमरान खान के थे। हाँ, ये ब्यूरोक्रेट की लड़की बच्चे पकड़े गए इस मर्तबा, आर्मी के बच्चे पकड़े गए, जजेस के बच्चे, जी हाँ। बड़े बड़े, यानी कि जो है दरमियाना तबका इसमें कम है। और इस वक्त दरमियाना तबका ही अंदर है, वो बड़े तो अपने केस लड़के वो निकाल लेंगे उनको। अब 300 आज काफ़ी एमपीओ के थे जो नज़रबंद थे, आज रहा किए कोर्ट ने, 3000 के करीब आदमी रिहा कर दिए। इस तरह रहा हो जाएंगे सब। अब जो खतीजा शाह दोबारा जो आई हैं तो ऐसे ही आई हैं, वीआईपी तरीके से वो आई। अभी मैं कल तस्वीर देखा था सफ़ेद लिबास में, बड़ी मॉडर्न, उसमें मेकअप करके तो वो आई। तो अब आयान अली को जिस तरह पकड़ा था, जी आसिफ जरदारी का पैसे जी लेके हाँ। जाती है फलानी, तो आयान अली को भी कितने दिन मॉडल दूर रही, कोई बरामद नहीं हो, तो इमरान खान की मेरा खाना टाइम था जी जी उसी टाइम में। तो ये सब हर दौर में गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल होते रहे और ये सब काम होता रहा। अब ये मौलाना फजल रहमान की आप बात कहते हैं, मौलाना फजल रहमान मुत्तहदा मजलिस अमल बनाई, उसके सरबराह भी रहे कुछ अरसे, कादी साहब भी काजी थे हुसैन अहमद मुत्तहदा मजलिस अमल में, देवबंदी भी थे, बरेलवी मसलक के लोग भी थे, अहले तशी भी थे, उसमें तमाम लोग थे। जी हाँ। और ये अगर इतने करप्ट थे तो ये सारे इतने गलत किस्म के आलिम दीन था ये, अगर फजल रहमान, तो ये सारे दूसरे तो गलत नहीं थे ना, वो इनके साथ क्यों साथ हुए? सवाल तो ये पैदा होता है। इतने मोतबर नाम है, साजिद नकवी, काजी हुसैन अहमद, और वो अपना एक बरेलवियों के ही अपना शाह अहमद नूरानी, काजी इस्लामी, वो बड़े बड़े यानी कि वो अहले हदीस के मीर जो थे, अहले हदीस के बहुत बड़े उनके मौलाना, तो ये बड़े बड़े रहे। तो आप इनको एक बुरा भला नहीं कह सकते। तो इस तरीके से तो मैं समझता हूँ हमारे तो लिए तमाम पाकिस्तान के जो सियासतदान उलमा कराम काबिल इज्जत है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं, उनसे भी होती हैं। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।